10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक की स्वाति होतकर, अरिहंत कैपिटल की कविता जैन, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। थोड़ी देर में अगले साल की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन। क्वांट जिसने पिछले 2 साल में मार्केट को सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, ये उनकी तस्वीर नहीं है, इसको ज़रा चेंज करिए और उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। और एक बार मार्केट पर नज़र रखते हैं। निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 440 पॉइंट ऊपर। और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देने के लिए आज सुमित भी जुड़ गए हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मार्केट एक गैप अप देगा, उसके बाद फिर वापस एक डिप देगा, लाल निशान में आएगा और उसके बाद जो तेजी आएगी वो थ्रस्ट होगा और वो शायद नया बाजार को स्ट्रेंथ देगा। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएंगे पहले, तो उसके बाद आगे बात बढ़ते हैं। बाजार खुला, गैप अप, फिर एक डिप आया, लाल निशान में गया और लाल निशान के बाद वापस मूव जो आया, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर है दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए जोरदार तेजी 17,940 का लो लेवल जो है देखने को मिला। 150 अंकों का बढ़त आ चुका है। इंडेक्स को देख के तो लग रहा है कि जो मेजरली जहां पर बिकवाली थी वहीं थ्रस्ट है, आज वहीं तेजी है सारी। 150 अंकों की रिकवरी के बाद अब यहाँ से 17,940 के बाद तो देखिए, पहले तो वैसे सुमित, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आप जब छुट्टी पर जाएं आए तो पहले बता दीजिए कि तो थोड़ा सा एक उनको एक इंडिकेटर हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक मार्केट में एक बहुत क्लियर एक व्यू होता है कि हर चीज़ हर लेवल पर नहीं होती। एक सेल ऑन रैली की मार्केट थी लास्ट वीक, वो इस वीक टू लेट था उसको सेल करना। अब एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया है आपको कि करेक्शन स्टार्ट हुई है और वो शायद एक बार 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, जो कि 17,200 या 300 पर है। लेकिन उससे पहले एक बार मुझे लग रहा है कि ये मार्केट आपको 18,200 भी दिखाएगा वापस। एक बार 18,100 200 दिखाएगा मार्केट। और जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है उनको मार्केट जिस तरीके से जो लेट लॉन्ग्स होते हैं ना, उसको मार्केट ने पिछले वीक पनिश किया। आज मार्केट ने पनिश किया लेट शॉर्टर्स को, जिन्होंने आज सुबह शॉर्ट किया या जिन्होंने फ्राइडे को शॉर्ट किया था। और लेकिन मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस हिला है। जो लास्ट वीक की सेलिंग है वो एक दिन से रिकवर नहीं होगा, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा मार्केट को। और इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है। और अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है आज इंट्राडे में तो उसको बुक भी कर लीजिए, क्योंकि मार्केट को अगर आपको दूसरा राउंड ऑफ बाइंग देना तो उसका मार्केट आपको एक आध डिप और देगा। आज पूरे दिन में आपको इंट्राडे में डिप्स मिलते रहेंगे, उसमें रैली भी आएगी लेकिन डिप्स भी आपको पूरे दिन में मिलते रहेंगे, क्योंकि लोग इतना, जिसे कहते हैं ना, नर्सिंग योर वुंड्स, इस समय वो हालत है इस समय लोगों की। जो पिछले हफ्ते की डिक्लाइन है उसके बाद थोड़ा सा संभल कर लोग चल रहे हैं, तो ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी, ये बात भी समझ लीजिएगा। लेकिन आज जो क्लियर कट मूव है वो शॉर्ट कवरिंग के दम पर भी आपको दिख रहा है कि जितने भी मंदी जहां पर बनी थी पिछले 3 दिन में, सारा सीमेंट लेके आई है जहां पर मूव आया है। मदरसन सुमी पहले ऑटो एंसिलरी स्पेस से तेज बिकवाली में था, पुल बैक है, 5% की तेजी है। टॉप गेनर है एफ&ओ का, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये 4 वो नाम हैं जो कि तेज बिकवाली में थे और चारों के चारों इस समय डे हाई पर कामकाज करते हुए एक बढ़िया तेजी सीमेंट स्पेस के अंदर है। और उसमें भी जो मेजर शॉर्ट जहाँ पे खड़े थे वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। ग्रासिम, अल्ट्राटेक उनमें से एक नाम है जहाँ पर तेजी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 10% की बिकवाली थी, वापस उसी जोन पर आ गया जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है 135-136 के जोन्स में। ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 2.3% के आसपास की मूव है। तो अगली मूव के अंदर निफ्टी बैंक पर सपोर्ट करेगा या रिलायंस आएगा पार्टिसिपेट करने? नहीं, निफ्टी बैंक को ही मेजरली सपोर्ट करना पड़ेगा सुमित, क्योंकि रिलायंस थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट में ट्रैक्शन आएगा तो वो निफ्टी बैंक के बदौलत आएगा, या फिर मार्केट में ट्रैक्शन आएगा तो वो लार्सन एंड ट्यूब्रो, थोड़े से ऑटो स्टॉक्स, बेसिकली जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं उनकी वजह से आएगा। और एक चीज़ जो क्लियर हो गई है वापस की, आईटी में वो जो एक बेयर मार्केट थी वो वापस स्टार्ट हो गई है। और मेरे ख्याल से इस अर्निंग सीजन में शायद आपको 1-2 एक्सीडेंट भी दिखाई देंगे इस अर्निंग सीजन में। मुझे लग रहा है 1-2 कंपनियां, HCL टेक फॉर एग्जांपल पहले ही बोल चुकी है कि हम थोड़ा सा लोअर लेवल पर जो गाइडेंस थी उस पर काम करेंगे। मुझे लग रहा है 1-2 कंपनियां और आपको थोड़ा सा इस बार आउटलुक कम करने वाली हैं और वो मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंकों में अभी भी ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि बैंकों में अभी भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और बैंकों में अभी भी वैल्यूएशन कम्फर्ट है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर मार्केट की इस रैली को आगे बढ़ना है तो मेरे ख्याल से बैंक्स को ही चलना होगा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान दीजिए सुमित, 1.25% की रैली इस समय मिड कैप इंडेक्स में। फ्राइडे का एग्जैक्ट रिवर्स हो रहा है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स की एडवांस डिक्लाइन देखिए, 6:1 ओवरऑल मार्केट ब्रेड 6:1। मेरे ख्याल से फ्राइडे को शायद 1:10 या 1:11 के करीब थी, 1:13 तक गया था, 1:13 तक गया था मार्केट ब्रेड।
और अब इस समय मार्केट बेट देखिए आप, वो एडवांस से वो डिक्लाइन की लाइन एक बार वापस लेकर आइए 6:1, तो ज़बरदस्त मूव। तो मार्केट में इनफैक्ट कैश मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छा कामकाज आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 2400-2500 शेयर तेजी में ऑलमोस्ट, और रफली 700 शेयर ऐसे हैं जहां पर बिकवाली के साथ कामकाज हो रहा है। तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, कविता भी मौजूद है, अमित भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कविता, मार्केट्स में जो एक्सटेंडेड मूव है इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एकाएक तेजी और बढ़ी है और सीमेंट मेजरली आज थ्रस्ट दिखा रहा है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है पूरे स्पेस के अंदर। कोई शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट आपको दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? सुमित जी, एक्सटेंड हुई है और एज एक्सपेक्टेड कि आज हम एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट्स पे। सीमेंट्स के कुछ न्यूज बैक अगर देखें तो शायद इनके भाव भी बढ़े हैं सीमेंट्स के, तो आज एक्सपेक्टेड था सीमेंट्स में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आए। बट एज ऑफ नाउ जो मुझे लग रहा है, बैंकिंग में बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। सो एयू बैंक इज लुकिंग गुड टू मी ऑन द चार्ट। एक अच्छी शॉर्ट्स यहाँ पर बिल्ट हुए थे और उसके बाद आज एक अच्छा मूव एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, अपने पिवट्स लेवल के ऊपर निकला है। मुझे लगता है यहाँ पर फर्दर लेग्स जो है वो ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। 654 ये लेवल वंस क्रॉस होता है ऊपर में, मुझे लगता है 660 तक के लेवल्स की तरफ एयू बैंक में एक पॉजिटिव मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 647 का। तो एयू बैंक को रडार पर रखना चाहिए। और लास्ट शो में मैं आप लोगों के साथ फर्टिलाइजर से एक काउंटर डिस्कस की थी, दैट इज जीएसएफसी। दैट काउंटर मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए 128 132 के लेवल्स के लिए। जीएसएफसी में ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है, 121 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, सो वहां एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ। जीएसएफसी एक नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड पर पोजीशंस देख सकते हैं, ऑलरेडी इस पर बातचीत हो भी चुकी है पहले। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरा नाम जो कि आपको बताया गया, इसके ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अमित, बैंक्स में एक्सटेंडेड मूव है जिसमें पीएनबी इस समय टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार है, 4% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है, अच्छा वो एडिशन भी है। क्या करना चाहिए, क्योंकि बीटन डाउन है, 57-58 के जोन से टूट के 50 के जोन्स में आया, वापस पुल बैक में 50-60 51 मतलब 57-60 के जोन्स देखने को मिलेंगे? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी। सुमित जी, हमने पीएनबी में एक अच्छा खासा पुल बैक देखा, और फ्राइडे का जो पुल बैक था वो लगभग 50 डेमा पे आके रेस्ट कर रहा था, और आज स्टॉक में हमने देखा एग्जैक्टली 50 डेमा पे ही सपोर्ट लिया है। तो ब्रेकआउट के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि 50 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से एक अपटिक दिखा रहा है। लेकिन मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल है, इसमें एक स्टॉप लॉस स्टिक रखेगा लगभग 50 रुपीज 50 पैसे का, और लॉन्ग जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 54 to 55, बट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस इस मार्केट में ऑन पीएनबी। डीआई के आसपास ऑलरेडी पीएनबी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीलेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, नीलेश जैन। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में आज प्रिवेल कर रही है सो फार, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड होते हुए आप देख रहे हैं, और इंडेक्स का जो मूव है क्या एक सस्टेनेबल दिख रहा है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू सुमित जी। बिल्कुल, देखिए सस्टेनेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से लीडरशिप आती हुई नजर आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, ये तीनों दिग्गज बैंक में एक हमें शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और यहाँ से जो शॉर्ट्स हैं वो एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे कवर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 42,100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये यहाँ से ऊपरी स्तर पर 42,300 से 42,500 तक की हो जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी देखें तो 42,500 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 150 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे इसे खरीद के चल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 90। इमीडिएट टारगेट 210 के, उसके बाद 270 280 तक का मूव हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी की 42,500 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड होगा, और ऊपरी स्तर पर 42,500 का लेवल ब्रीच होता है तो ही इसे एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन माना जाएगा। निफ्टी में भी सिमिलरली 18,000 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 18,000 के ऊपर अगर टिकता है तब वहां पे अनदर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए ये लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। 17,980 से 18,000 तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में। 17,980 निफ्टी में और 18,000 के ऊपर सस्टेनेबल मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीलेश, स्वाति आपका व्यू मार्केट्स को लेकर, क्योंकि मूव तो आज सुबह से मिला और कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा मूव है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो फार बेट देख के लग रहा है कि बाजार शायद सस्टेन करेगा। आप क्या मान रहे हैं?
मार्केट में जिस हिसाब से हम लोग ने देखा है 17,700 का एक सपोर्ट मेंटेन किया है, वहां से पुल बैक रैली नजर आ रही है। मुझे लगता है ये सी 18,000 तक हमें ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, जो कि वापस निफ्टी को 50 डीएमए तक लेके जाएगी। बैंकिंग स्टॉक्स पे काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है, पुल बैक रैली मिड कैप्स में आ रही है, तो उस हिसाब से मैं 2 कॉल्स बाय देना चाहूंगी। फर्स्ट विल बी ऑन जेएसएल। जेएसएल मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अभी 52 वीक के हाई के लेवल के आसपास टच होने की क्षमता रखता है। जिस हिसाब से मार्केट में हमें मोमेंटम देख रहा था, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखा है। पास्ट फ्यू डेज से हम ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। 245 250 के लेवल्स टेस्ट करेंगे, जो एक नया 52 वीक हाई हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे जेएसएल बाय कीजिएगा, 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 240 टू 245 लेवल्स। सेकेंड बाय कॉल बैंकिंग पे है, जो कि है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आप अगर देखोगे तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आई है। अगर ये रिट्रेस भी हुआ है तो 50 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है, वहां से वापस पुल बैक रैली हमें नजर आए। तो मुझे लगता है ये बैंकिंग काउंटर में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी लेवल्स पे कोई मेजर करेक्शन हमें नजर नहीं आया है, बट एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। तो करंट लेवल पे एचडीएफसी आप बैंक बाय कर सकते हो। मुझे लगता है कि 1670 1700 के लेवल्स हमें वापस देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे एचडीएफसी बैंक बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1670 एंड 1700। ओके, चलिए अमित जी, आपकी एक ट्रेड बाकी है, बताइए। जी, मैं हिंडाल्को के साथ जाना चाहूंगा। रीजन इसकी ये 200 एमआ पे सपोर्ट ले रहा है, इसका एक ब्रेकआउट एरिया यहीं था, तो हिंडाल्को 439 का लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका रखेंगे 434 का और टारगेट्स 450 के रहेंगे हिंडाल्को में। ओके, और आई थिंक शायद नीलेश जी की भी कॉल बाकी है इस समय की, इस घंटे की। नीलेश जी। बिल्कुल अरुण जी, देखिए खरीदारी पे ही फोकस है। बैंकिंग फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में एक ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 126 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऊपरी सर पर 130 से 133 तक का हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 123 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वही दूसरा स्टॉक जो है वो है सीमेंट स्पेस में से अल्ट्राटेक सीमेंट। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। गिरावट में यहाँ पे उतना पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे जो रिवर्सल है, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऊपरी सर पर 7100 7200 ये 2 टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट को खरीद के चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 6920 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ कॉल्स। अच्छा, एक बार बैंक निफ्टी की कॉल लेकर आइए 42,000 की, और अब मैं बताता हूँ एक यहाँ पर अब क्या रेजिस्टेंस है और कहाँ पर प्रॉफिट बुक डे ट्रेडर्स कर सकते हैं। 42,000 की कॉल अब इस समय चल रही है 400 रुपये पर। ये फ्राइडे को बंद हुई थी 200 रुपये पर। तो 42,200 से 42,225 के करीब एक अब बैंक निफ्टी पर थोड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 42,225 के ऊपर निकलना शुरू हुए तो एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक काम करते हैं। 2022 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2022 में मार्केट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब एक रिसेंसी बायस के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत मूव्स दिखाए हैं, लेकिन ईयर टू डेट निफ्टी फ्लैट ही रहा है, करीब करीब 2% का मूव रहा है। और विद इन दैट निफ्टी आईटी काफ़ी गिरा है, निफ्टी बैंक ज़बरदस्त चला है, और मिड कैप से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, थोड़ा निराश किया है। तो 2023 कैसा लग रहा है और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए पोर्टफोलियो को लेकर? क्वांट म्यूचुअल फंड, जिसने लगातार मार्केट को ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है, उनके फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन जी जुड़ गए हैं। संदीप जी मार्केट पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और जो काफ़ी एक मैक्रोस हैं उस पर भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं क्वांट्स के अलावा। संदीप जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एडवांस में आपको और आपकी टीम को न्यू ईयर की विशेस। बताइए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस 2023 को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक तो पहले हमको समझना चाहिए कि बाजार में दिसंबर एंड आता है तो हॉलिडे मूड होता है, तो वॉल्यूम्स ऑलरेडी ग्लोबली ड्राई अप हो चुके हैं। ओके, फिर कोविड का न्यूज फ्लो आया, उसके कारण भी आप देखिए कि जो बायर मार्केट में जो बायर थे वो डिसअपियर हुए। तो बाजार जो गिरा है ना कल अपने फ्राइडे को या थर्सडे को, कम वॉल्यूम पे गिरा है। ओके, और उसको अगर हम डेटा एनालिटिक्स से बात करें कि क्वांट फियर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्वांट फियर इंडेक्स काफी अच्छा स्पाइक किया है, बट उतना स्पाइक नहीं किया है कि हम एक क्लासिक बॉटम बोले। बट अगर यही क्वांट फियर इंडेक्स को अगर हम डाइसेक्ट करें, अगर इंडेक्स और स्टॉक्स को सेपरेटली, तो हम एक अच्छा खासा फियर देखते हैं स्टॉक्स में। तो वो फियर इंडेक्स जो स्टॉक्स का है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर है। इसका 2 तरीके से कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि
स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में बॉटम बना है, सेलेक्ट स्टॉक का बॉटम बन चुका है, ओके, बट इंडेक्स का शायद बॉटम नहीं बना, ओके, या 1-2 दिन में बने, ओके। तो उस तरह से हम इसको रीड करेंगे और मार्केट एकदम जो भी वैसे भी पोजीशंस थी नहीं बाजार में, मार्केट काफी डिसबिलीव रैली था, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस रैली में। तो ये जो रिसेंट फॉल आया उसके बाद मार्केट और लाइट हो गया है, तो ये अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बिहेवियरी। अगर हम जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में मार्केट हम 2023 में एंटर कर रहे हैं, बहुत लाइट पोजीशन है, माइंडसेट नेगेटिव है, तो ये अच्छा बैकग्राउंड है एक अपमूव के लिए। तो नहीं संदीप जी, क्योंकि 1-2 फंड मैनेजर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इस 2023 में शायद फिक्स इनकम ज़्यादा आउट परफॉर्म करे, क्योंकि 7-7.5%, कई केसेस में 8% का आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, और शायद इक्विटी उसके मुकाबले रिस्की रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशंस भी जो हैं वो काफ़ी इस समय प्रीमियम पर है, ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट के बनस्पत बल्कि इंडियन मार्केट के खुद के जो वैल्यूएशन रहे हैं एवरेज या मीडियन, उससे काफ़ी प्रीमियम पर हैं हम। तो वो कोई चिंता की बात है यहाँ पर? देखिए, ब्रॉडली वो थीसिस गलत नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है और आपको गिल्ड में भी करीब करीब 7.5% के आसपास का रिटर्न छूट रहा है, तो काफी अच्छा है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। बट मार्केट हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हमेशा गिल्ड फंड से और बाउंड फंड से ज्यादा देता है। तो अगर हम एक्टिव मैनेजर हैं तो हमको इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अभी भी ज्यादा अच्छी दिखती हैं बजाय डेट मार्केट से। अगर आप एक प्रोपोर्शनेट तो सबको रखना ही चाहिए डेट में, मल्टी एसेट फंड इस बेस्ट हैं इस ऑप्शन को कैपिटलाइज करने के लिए। बट मैं चीज से थोड़ा डिफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2023 भी बहुत वॉलेटाइल होगा, लेकिन अच्छी यूनिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप सेक्टर और स्टॉक्स को राइट सेलेक्ट कर पाए तो आप अच्छा अल्फा जनरेट करोगे रिलेटिव टू फिक्स इनकम। तो संदीप जी, आप ये मानते हैं कि जो इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के तहत है और ये कंटिन्यू करेगी 2023 में भी? और फाइनली क्या एफआईएस पार्टिसिपेट करेंगे? उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इस रन में। देखिए, ये तो हम लोग 2019 से बोलते हैं कि एक डेकेड इंडिया का है और एशिया सेंट्रिक इमर्जिंग मार्केट का थीसिस पे, वैल्यू थीसिस पे हमेशा मैं बात करता हूँ, तो उसी का हिस्सा है। बट आप ये मान के चलें कि एक लीनियर अप मूव मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। 2023 भी हमारा जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमने बोला था कि 2018 से 2023 तक एक वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयड वॉल्स सब एसेट क्लास के जितने भी फाइनेंशियल एसेट क्लास है उनका थोड़ा एलिवेटेड रहेगा। वो बैकग्राउंड में आपने देखा था लास्ट वीक भी कैसा वॉलेटिलिटी था बाजार में, तो वो बैकग्राउंड हमको रखना है और वो रहने वाला है। लेकिन उसके बाद भी आपको बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, इसको प्रोवाइडेड हम अच्छे से उसको प्ले कर पाए। अच्छा, ये संदीप जी, जो आपका ये एक VLRT करके जो एक सिस्टम है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि वो थोड़ा सा कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपसे पूछूं कि ये एग्जैक्टली सिस्टम है क्या आपका, जिसकी वजह से इतनी आउट परफॉर्मेंस आई है आपकी। देखिए, क्या होता है कि अगर अनुज जी हम बात करें हम लोग हिस्टोरिकली कैसे ग्रो हुए, हम लोगों को एक ही चीज सिखाया गया था, फंडामेंटल्स, ओके। जो लाइफ में एक्चुअली में सब कुछ फंडामेंटल है, ओके, बट उसका अगर रियल इंटरप्रिटेशन निकालें तो हम लोग बात करते हैं हमेशा वैल्यूएशन एनालिटिक्स की, ओके। तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, ओके, बट आपको उससे एंट्री तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन आपको एग्जिट अच्छे नहीं मिलते। तो जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की बात करते हैं वर्सेस यूनी डायरेक्शनल की, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, जो सिर्फ हम वैल्यूएशंस के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़े मैक्रो डेटा ऐड किए जिसको हम लोग VLRT में ऐड करते हैं। जैसे V फॉर वैल्यूएशन एनालिटिक्स होता है, ओके, L फॉर लिक्विडिटी एनालिटिक्स, वो भी एक मैक्रो डेटा है, ओके। रिस्क एपिटाइट वो भी एक मैक्रो डेटा से ही आता है, पर सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों एनालिटिक्स एक बाजू स्क्यू आउट होते हैं थोड़ा सा, तो एक अच्छा टाइमिंग मिलता है। तो ये पूरा जो VLRT का फ्रेमवर्क है, एक हमारा एक रिस्क मिटिगेशन फ्रेमवर्क है और इसको हम मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वेरिएंट्स मॉडल के थ्रू रन करते हैं। तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि हम बहुत सारे ग्लोबली मैक्रो पॉइंट्स को इसमें कैप्चर करते हैं। तो उससे ओवरऑल एनालिसिस का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा हो जाता है, नॉइस लेवल थोड़े कम हो जाते हैं। उससे हमको लगता है कि हमारे फ्रेमवर्क के कारण एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिला है। चलिए, अब कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आप ये PSU बैंकों की रैली में काफ़ी अर्ली थे संदीप जी, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी समय से आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है। अब लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरबॉट हैं ये स्टॉक्स और थोड़ी सी ओवर क्राउडेड हो गई है ये स्पेस, या फिर अभी भी यहाँ पर जगह है?
देखिए, इसमें हम इसको दो इस तरीके से देखते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिकेड पूरा एक वैल्यू थीसिस थीम का है, ओके? तो इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट, इंडिया एज ए कंट्री और वैल्यू थीम्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो पीएसयू बैंक्स उसके अंदर प्रॉपर फिट होता है। जो अंडर ओनरशिप थी, मतलब वो हेटेड टेरिटरी में थे, किसी को पार्टिसिपेट नहीं करना है। मतलब अगर आप लो तो लोग मजाक उड़ाते थे कि पीएसयू बैंक्स कोई लेने की चीज है क्या? तो वो माइंडसेट जिसको हम लोग बिहेवियरली मैनेज करते हैं कि मोस्ट निग्लेक्टेड जोन में स्टॉक कर रहे थे, और अभी एक पुल बैक रैली आया, अच्छा आपने अपमूव देखा, और आपने देखा है रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि छोटा सा यूफोरिया हुआ है और उसमें छोटा करेक्शन और कंसोलिडेशन हुआ, जो मेरे हिसाब से हो चुका है, ओके? अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पीएसयू बैंक में जो करेक्शन आना था वो काफी हेल्दी था, वो हो चुका। हम लोग इसको स्ट्रक्चर बुलरन की तरह देखते हैं, एक अच्छा थीसिस है, तो ये कोर पोर्टफोलियो है। और जितनी भी रिपोर्ट्स आई है मार्केट में अभी, ओके, वो लेफ्ट आउट फीलिंग के बाद आई है, प्राइस बढ़ने के बाद आई है, और सबका डेफिनेशन आया है टैक्टिकल थिंग, ये टैक्टिकल बाय है, ओके? तो हमारे लिए तो ये स्ट्रक्चर बाय है, कोर पोजीशन है, तो हम लोग को उस थीसिस से देख रहे हैं, तो हम लोग को अभी भी अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी दिखती है। बात सही है कि हमने थोड़ा अर्ली स्टेज पे इस पे कॉल लिया है, और हमको लगता है कि ये थीसिस बहुत अच्छा प्ले आउट होगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल ये डिकेड का ही कॉल पूरे वैल्यू स्टॉक्स पे है। ठीक है। एक स्पेस जो नहीं चल रही है, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, संदीप जी, और ऑन ग्राउंड हम क्लियरली एक मूव देख रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक प्राइसेस में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, वो है रियल एस्टेट। इस पर कोई व्यू है आपका? देखिए, स्पेस में तो कंस्ट्रक्टिव व्यू है, ओके, डिमांड भी है, लेकिन क्या जब आप राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में होते हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं लोगों को बैक ऑफ द माइंड वो कंसर्न भी है कि अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है तो हम रियल एस्टेट की जगह उसके एंसिलरी से प्ले करें। ऐसे काफी मनी मैनेजर का पर्सपेक्टिव है, तो काफी लोगों ने इस सेक्टर पे, तो सभी लोग पॉजिटिव हैं, तो रियल एस्टेट पार्टिसिपेट नहीं करके डायरेक्टली एंसिलरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के थ्रू कर रहे हैं, मटेरियल्स के थ्रू कर रहे हैं ना। तो बट हम लोग अभी भी कंस्ट्रक्टिव हैं। अब जैसे ये करेक्शन में भी काफी स्टॉक्स करेक्ट हुए रियल एस्टेट्स की, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, पार्टिसिपेट करना चाहिए रियल एस्टेट में। और क्या ब्रॉडली थीम्स हैं, संदीप जी? मुझे याद है लास्ट हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बुलिश थे आप। तो वो तो एक थीम खैर आप आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और ब्रॉडर थीम्स जिस पर ध्यान रखना चाहिए? नहीं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग से ही सब इंटरलिंक टीम्स हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से लिंक हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, ओके, एनबीएफसी देखेंगे, उसी से लिंक हम मटेरियल्स भी देखेंगे, इंडस्ट्रियल्स भी देखेंगे, इंफ्रा भी देखेंगे, और ये सब पूरा मतलब आप फाइनेंशियल्स में कुछ स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, बाकी ने तो सभी वैल्यू थीसिस में क्वालिफाई करते हैं। तो ये ओवरऑल लिंक्ड, हम एक इसको आइसोलेशन में अनुज नहीं देखेंगे, एक इसको एक लिंक्ड तरीके से देखेंगे। और कैपिटल गुड्स ठीक है, थोड़ा महंगे भी हैं, उसमें कोई डिबेट नहीं है, उसमें कहीं अगर हम अपॉर्चुनिटी निकाल पाए, ये करेक्शन में अगर कुछ अच्छा कोई स्टॉक करेक्ट हुआ है, तो वो सब चीजें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए ठीक है। ये एक मार्केट में इस समय सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा, संदीप जी? एक ये लास्ट डिक्लाइन आई, ये तो क्लियरली एक मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, एक फियर फैक्टर था, कोविड एक बहाना बन गया, उसकी वजह से डिक्लाइन आ गई, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या होगा 2023 में सबसे बड़ा? देखिए, रिस्क फैक्टर तो अगर आप देखें तो अगर हम अनुज, मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से बात करता हूं। अगर हम जैसे 2021 में जो सिचुएशन दिसंबर में थे और आज वही सिचुएशन हम दिसंबर 2022 को कंपेयर करें, तो रिलेटिवली सिचुएशन बहुत बेटर है, ओके? अगर हम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि ग्लोबल टाइटनिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर अगस्त सितंबर आते आते 2021 में। आज वो साइकिल पीक आउट हो गई है, तो अभी ईजिंग फेज स्टार्ट हो गया। चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां ईजिंग पहले ही रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम ग्लोबल टाइटनिंग के कारण जो इम्पैक्ट आया था, अब ईजिंग स्टार्ट हो गई, तो एक तो ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूव। दूसरा, अगर हम बात करें कि लास्ट 15 महीने के अंदर या 18 महीने के अंदर डेवलप मार्केट्स के अंदर जो फरवरी 2021 से कहीं रिस्क एपेटाइट में काफी मार्केट में करेक्शन हुआ था, वो भी साइकिल बॉटम आउट हो गई है। तो ये दो बैकग्राउंड में अगर हम इसको कंबाइन करें, तो ये बैकग्राउंड में एक्चुअली इक्विटी का तो पी मल्टीपल एक्सपैंड होगा, ओके? ये बात हम ब्रॉडर मार्केट की नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ओवरऑल रिस्क एपेटाइट एक्सपैंड होता है, तो वो बैकग्राउंड में हमको ऐसा लगता है कि अगर प्योर डेटा एनालिटिक्स पे हम बात करें, अगर हम अपना नैरेटिव हटा दे, तो अगले कुछ महीनों में स्मॉल कैप शायद ज्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस देगा आपके लार्ज कैप से। ये पूरा कंसेंसस कॉल के अगेंस्ट में है, लेकिन हम तो पूरा डेटा पे बात करते हैं, तो डेटा आज ये सपोर्ट करता है कि अगर हमको
करंट लेवल से स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो अभी टू अर्ली होगा कि ये बहुत डिकेड के लिए कॉल हम बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में यूफोरिया बिल्ड हुआ था लास्ट ईयर सितंबर 21 के अंदर में, वो साइकिल खत्म हो गई है। तो यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 2022 में। तो अगर आप रिलेटिवली बात करें कि अगर हम, जैसे मैं आपको बोला रिस्क के एंगल से आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो अगर सब दिसंबर 21 में रिस्क मुझे 22 के लिए ज्यादा लगता था, तो 23 में रिस्क 21 के कंपैरेटिव कम लगता है। तो ओवरऑल रिस्क कम लगता है, लेकिन एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 2023 भी उतना ही वॉलेटाइल रहने वाला है। तो वॉलेटिल को बैकग्राउंड में हमको रखना है, और जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वॉलेटिल जो इनविजिबल एनिमल है, अगर आप इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा साइकोलॉजिकली ये बैटल को जीत पाएंगे। ओके, तो स्मॉल कैप्स आउट, तो कितना प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप्स में रखना चाहिए संदीप जी? आपका एक स्मॉल कैप फंड भी है मेरे ख्याल से। मैं लेता हूँ कि हमारे स्मॉल कैप फंड में सितंबर 21 तक तो हम लोग 99.9% स्मॉल कैप चला रहे हैं। फिर वहां से जब हमको एक लगा कि साइकिल पीक आउट हो गई, तो हम लोग उसको मिनिमम 65% पे ले आए थे, जो हमारा सिट का रिक्वायरमेंट होता है। फिर वो हमने काफी टाइम उसको अगर हम सितंबर 22 तक भी देखें, तो हमने स्मॉल कैप में भी 30-35% लार्ज कैप चलाया। लेकिन हमने अभी वापस स्मॉल कैप ऐड करना स्टार्ट किया लास्ट, अगर हम देखें 15-20 एक महीने से हम लोग उसको ग्रेजुअली बिल्ड किया है। तो ये डिपेंडिंग करता है किसका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसा है। ओके, उसके हिसाब से एक अपने पोर्टफोलियो में हम लोग स्मॉल कैप का वेटेज को बढ़ाना प्रेफर करेंगे, जिस तरह का ग्लोबल बैकग्राउंड है और जिस तरह का हमारा, जैसे मैंने आपको बोला, लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट डेटा चेंज हुए हैं, उस बैकग्राउंड में मैं इसका थोड़ा सा वेटेज और बढ़ाऊंगा ओवर पीरियड। चलिए संदीप जी, मज़ा आया आपसे बात करके, और 2022 की हमारी आखिरी चैट। शुक्रिया जुड़ने के लिए, और 2023 में आपसे फिर बात होगी, और फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, तो ये एक व्यू इस समय क्वांट म्यूचुअल फंड से। जो सबसे बड़ी कॉल आई वो टुवर्ड्स द एंड कंसेंसस के अगेंस्ट ये कॉल है कि 2023 में स्मॉल कैप्स पर सबसे ज़्यादा बेट करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड। अपने बाकी गेस्ट को भी अब शुक्रिया बोलते हैं, और आप एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है। पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हैं। सुबह से ही एक अच्छी तेज़ी के साथ, इसको शॉर्ट कवरिंग कहें या बाइंग कहें, जो भी कहें आप, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। मतलब एडवांस डिक्लाइन देख के दिल खुश हो गया। एक के सामने 5.5, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी है। मिड कैप में आप देखिए 1.5% से ज़्यादा इंडेक्स, 500 पॉइंट के करीब इसमें तेज़ी बन रही है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी उतना तेज़ नहीं चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ बनती हुई दिख रही है। अनुज, जाने से पहले एक कमेंट, क्या शानदार तेज़ी। नहीं, बिल्कुल यही हमने सेटअप डिस्कस किया था आज की। आज आपको बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड पे मिलेगी और टू लेट टू शॉर्ट, और 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी अगर आपको रैली मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब 42,225 के करीब एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पर। अगर वो निकला, अगर आपने सुबह लॉन्ग किया तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये मार्केट ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हुई, और आज एकदम से वो ओवरसोल्ड। अच्छा, एक और चीज़, जो पुटकॉल रेशो वाला जो एक हमारा थीसिस है ना कि 0.7 का पुटकॉल रेशो जब भी आए आप मार्केट में आंख बंद करके बाय कीजिए और आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। आज फिर वो प्ले आउट हुआ है। तो लेकिन इस मार्केट ने एक आपको इंडिकेशन तो दिया है कि एक जो करेक्शन है वो स्टार्ट हुई है, वो करेक्शन स्टार्ट हुई है। आज की रैली है, और मैं ये रैली शायद आपको हो सकता है 18,200 तक भी ले जाए एक बार, लेकिन एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए मार्केट प्री बजट शायद तैयार है।
लेकिन 2023 में मुझे लग रहा है पोस्ट बजट और एक बार ये सब कोविड की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, बड़ी रैली आएगी उसके बाद। करेक्ट। तो इसका नेट लेसन ये है कि प्रॉफिट बने तो उसको लेते रहिए, ऐसा नहीं कि आप इंतजार करिए फिर वोलेटाइल हो जाए। तो जहाँ प्रॉफिट बन रहा है वहाँ लीजिए और अच्छी खासी 17,940 पे निफ्टी इस वक्त ट्रेड करिए। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन पहले हेडलाइंस।